गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष में भारत का भूगोल के तहत इकाई 5 जिसमें हमें 4 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उनका प्रादेशिक जो विवरण है हमें देना है। जिनमें हमारे पास में जो टॉपिक हैं वो छोटा नागपुर पठार है, कश्मीर घाटी है, मध्य गंगा का मैदान है और मालाबार तटीय प्रदेश है। इन चारों टॉपिक का कुछ शीर्षकों के अंतर्गत जो वर्णन करेंगे उन सभी में जो शीर्षक हैं वो सबके कॉमन है। जैसे सभी में जो है अपन स्थिति विस्तार का टॉपिक लेंगे, उन सभी की जो धरातलीय दशा या जो ना भौतिक दशा हम पढ़ेंगे, सभी में हम नदियाँ पढ़ेंगे, हम सभी में जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे, सभी की प्राकृतिक वनस्पति, सभी की मिट्टियाँ, सभी में जो खनिज हैं, सभी में उद्योग धंधे हैं, कृषि हैं ना, आर्थिक विकास, परिवहन के साधन, जनसंख्या, साक्षरता इत्यादि। इन सभी टॉपिकों के आधार पर हमको इन चारों जो टॉपिकों को पढ़ना है। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो है छोटा नागपुर का पठार, और उसमें हम फर्स्ट जो लेंगे एक स्थितीय विस्तार है ना। हमारे चारों टॉपिक में स्थिति विस्तार इंपॉर्टेंट होता है, सभी में लिखना होगा। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ये पठार भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग है। यह प्रमुखतः झारखंड राज्य में विस्तृत है। इसमें पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला भी शामिल है ना। पश्चिम बंगाल का एक जिला है वो पुरुलिया है ना। इसके उत्तर में मध्य गंगा मैदान, पूर्व में निचला गंगा मैदान विस्तृत है। पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः बघेलखंड व उड़ीसा की उच्च भूमि स्थित है। इसका विस्तार यानी छोटा नागपुर पठार का विस्तार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 85,973 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश में झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला आता है। झारखंड राज्य के जिले कौन से हैं? झारखंड राज्य में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, गोड़ा, साहिबगंज, पाकुर, दुमका, धनबाद, बोकारो, रांची, लोहारडंगा है ना, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि स्थित है। और 2011 में इस प्रदेश की जो जनसंख्या थी छोटा नागपुर पठार की, वो 3,58,54,203 तथा जनसंख्या का जो घनत्व था पठार में वो 1418 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो हमने क्या पढ़ा है? स्थिति विस्तार। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भाई भारत में जो खनिजों का हृदय या खनिजों में सबसे समृद्ध कौन सा है? भारत का खनिज हृदय छोटा नागपुर पठार कहलाता है ना, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहलाता है ये। अब हम इसमें पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक स्थिति विस्तार के बाद भी धरातल कैसा है, ये एक तरह से भौगोलिक है ना, भूगर्भिक दशा या भौतिक प्रदेश ना। तो देखिए, धरातलीय दशा, यह पठार आर्कियन ग्रेनाइट एवं निस्स चट्टानों द्वारा निर्मित है। कौन सी चट्टानों से निर्मित है? आर्कियन ग्रेनाइट और निस्स चट्टानों द्वारा। उत्तरी और दक्षिणी सीमावर्ती भागों पर कहीं कहीं धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं। वैसे ये पठार भूगर्भिक दृष्टि से काफ़ी भिन्नताएं रखता है। दामोदर घाटी का गर्त गोडवना चट्टानों से सुसज्जित है। यहाँ बलुआ पत्थर से युक्त चट्टानें मिलती हैं। कहीं कहीं चीका व स्लेट भी पाए जाते हैं। राजमहल पहाड़ियों पर लावा जमाव के प्रमाण मिलते हैं। इन्होंने हिमालय के मोड़ों पर प्रभाव डाला है। यहाँ डोलोराइट बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। छोटा नागपुर पठार कई पठारों का समूह है। यह पठार विभिन्न ऊंचाइयों वाले हैं। इस पठार की सबसे ऊंचाई वाली भूमि जिसके मध्य पश्चिमी भाग में मिलती है, इसे पाट भूमि कहते हैं यानी पार्टलैंड्स है ना। इसकी सामान्यतः ऊंचाई 1100 मीटर है ना। कितने मीटर? 1100 मीटर है। यहाँ पर हजारीबाग का पठार व रांची का पठार प्रमुख है, जिसको दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। हजारीबाग पठार के चारों ओर निम्न कोडरमा पठार भी विस्तृत है, जिसका ढाल उत्तर की ओर बहुत ही तीव्र है और पूर्व की ओर धीमा है। अच्छा, उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर है ना। और ये पहाड़ियाँ यद्यपि ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, लेकिन यहाँ पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पार्श्वनाथ है ना। झारखंड में पार्श्वनाथ कितना है? 1381 मीटर ऊंचा है ना। तो इस तरह से दामोदर नदी एक गर्त के रूप में है जो धरातलीय विविधताओं से सुसज्जित है। अब नदियाँ हम बात करते हैं कि हम नदियाँ कौन सी हैं इसमें। तो देखिए, नदियों में इस पठार में अनेक नदियाँ निकलकर दक्षिण पूर्व उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। यहाँ जो मेन नदियाँ वो उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर,
बाराकार यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। इनके अपने स्पष्ट प्रवाह प्रदेश मिलते हैं, है ना। अजय, मोर, ब्राह्मणी और गुमानी नदियाँ राजमहल पहाड़ियों से निकलकर एक दूसरे के समानांतर बहती हुई पश्चिम बंगाल मैदान में प्रवेश करती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसमें हुगली नदी में मिल जाती है ना। इस पठार की जो नदियां हैं ना, वो गंगा, महानदी, हुगली जैसी बड़ी नदियों की सहायक नदियां हैं। और दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली जो स्वर्णरेखा नदी है, वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। यहाँ की नदियां मार्ग परिवर्तन और अपर्दन के लिए प्रसिद्ध हैं। मानसून वर्षा के दिनों में ये लगातार प्रवाह रखती हैं, जबकि शुष्क दिनों में कहीं कहीं बिल्कुल सूख जाती हैं। अगली हमारा इसी में टॉपिक है जलवायु। देखिए, छोटा नागपुर पठार की जलवायु ये उष्ण मानसून जलवायु रखता है। कैसी? उष्ण मानसून जलवायु। कर्क रेखा इस प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। समीपवर्ती मैदानी प्रदेश में यहाँ की जलवायु भिन्न है। कई माह में तापमान यहाँ उतने ऊंचे नहीं मिलते जितने मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु में मौसम इतना उमसदार नहीं होता जितना कि पड़ोसी मैदानी प्रदेशों में होता है। मानसून जलवायु ऋतुओं का आवर्तन है। यहाँ पर ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। मार्च माह से तापमान वृद्धि के साथ ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। मई माह में तापमान काफ़ी बढ़ जाते हैं और औसत रूप से 29 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की समीपता व नॉर्थ हवाओं के प्रभाव से अप्रैल माह में थोड़ी सी वर्षा हो जाती है। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र जून माह में मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है, जो अक्टूबर तक अपना प्रभाव रखता है। इस ऋतु में वर्ष की लगभग 80% वर्षा हो जाती है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहता है। वर्षा पठार के सभी भागों में काफ़ी होती है, लेकिन सामान्यतः ये दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। धरातली बनावट का वर्षा के वितरण एवं स्थानीय प्रभाव मिलता है। पाट का उच्च क्षेत्र चायावासा मैदान की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण मानसूनी। ओके। और यहाँ पर जो है कौन सी रेखा इस मैदान को के बीच में से गुजरती है? छोटा नागपुर पठार से, तो कर्क रेखा इस मैदान पठार के बीच से गुजरती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। तो देखिए, यद्यपि यहाँ पर धीरे धीरे वनों को साफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बड़े महत्वपूर्ण वन पाए जाते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। यहाँ अनेक वन क्षेत्र दुर्गम स्थानों पर हैं। वनों का कुल क्षेत्रफल 18,423 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 3 प्रकार के वन मिलते हैं। एक तो शुष्क पतझड़ वाले वन, दूसरा शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और तीसरा आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। तो ये 3 वन हैं और यहाँ पर वनों से लाख गोंद भारी मात्रा से प्राप्त होता है और देश का 60% लाख इसी प्रदेश से प्राप्त होता है। इमारती लकड़ी के लिए ये पूरे देश में विख्यात है ना। बांसों से विभिन्न घासों का प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में होता है। देखिए, यहाँ मिट्टियाँ भी कौन सी मिलती हैं? चट्टानों की संरचना में यहाँ लाल मिट्टी, रेगूर और रेतीली मिट्टी पाई जाती है ना। तो यहाँ पर रेगूर मिट्टी भी है। रेगूर मिट्टी जो है राजमहल पहाड़ियों पर मिलती है। ये काली चीका प्रकार की है जिसमें सिलिका, पोटास और केओलिन का अंश होता है और ये काफ़ी उपजाऊ है ना। अब खनिज पदार्थ, जो मेन इस पठार की जो विशेषता है वो है खनिज। देखिए, ये खनिज पदार्थों का भंडार है। यहाँ पर देश में प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न खनिज पदार्थों का लगभग 40 से 100% भाग होता है। कोयला, तांबा, काइनाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, लोहा यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। यहाँ सभी महत्वपूर्ण खनिज सुनिश्चित पेटियों में मिलता है। जैसे कोयला, ये दामोदर नदी की चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पर देश के कोयला भंडारों का 37.5% कोयला उपलब्ध है तथा कोकिंग कोयले का 90% भंडार पाया जाता है ना। तो इस देखिए, यहाँ कोयला कहाँ मिलता है? तो कोयला में जो है एक तो है हुतार और जरिया कोयले के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है जो उच्च कोटि का है। यहाँ देश का आधे से अधिक कोयला प्राप्त होता है। यद्यपि यहाँ पर कोयले का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है ना। अब देखिए, कच्चा लोहा भी यहाँ ना मिलता है। यहाँ पर तो लोहा कहाँ है? सिंहभूम जनपद में कोल्हन क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानों से पाया जाता है।
हेमेटाइट किस्म का यहाँ पर मिलता है लोहा। और चूना पत्थर भी हैं यहाँ पलामू, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम जनपदों की भूमि में पाया जाता है। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक भी यहाँ मिलता है, कोडरमा पठार से अभ्रक मिलता है। तांबा भी यहाँ पर जो है झारखंड से खूब मात्रा में पाया जाता है, स्वर्णरेखा नदी के स्थित में है। बारागोड़ा में क्षेत्र है यहाँ पर में, है ना। और इसके अलावा रांची में भी है। और यहाँ बॉक्साइट के भंडार भी हैं, जो रांची और डाल्टनगंज जनपदों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। लोहारडंगा में भी रॉक होता है ना। अब हम जो इसमें अगला जो टॉपिक लेते हैं भाई, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि। देखिए, तो खनन कार्य के बावजूद कृषि यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। कार्यशील जनसंख्या का 70% भाग अभी भी जो है जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ पर कृषि की जो विधियाँ हैं अभी भी पुरानी हैं, इसके कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर काफ़ी कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है उद्योग कैसे हैं, तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये काफ़ी अनुकूल हैं। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में काम आते हैं। इसमें कच्चा लोहा, चूना पत्थर, तांबा महत्वपूर्ण है। सीमेंट, इस्पात व तांबा उद्योग का विकास इसी कारण संभव हो सका है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं। कोकिंग कोयले का एकमात्र क्षेत्र है। कोयला, कच्चा माल तथा शक्ति दोनों ही रूप में प्रयोग किया जाता है। सिंदरी में खाद कारखाना इसी का परिणाम है। इस प्रदेश में वनों से विभिन्न प्रकार का कच्चा माल प्राप्त होता है। इसमें बांस, सवाई घास, लाख, गोंद, इमारती लकड़ी, तेंदुपत्ते शामिल हैं। इन्होंने कागज़, लाख, फर्नीचर, बीड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया है। इस प्रदेश की नदियां उद्योगों को पानी के साथ साथ जल शक्ति प्रदान करती हैं। समीपवर्ती मध्य व निचली गंगा मैदान अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इस प्रदेश को अत्यधिक आवश्यक खाद्यान्न और कृषिगत कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। यहाँ रेल मार्गों द्वारा प्रमुख नगर व औद्योगिक केंद्र परस्पर तथा देश के अन्य बड़े बड़े नगरों से जुड़े हुए हैं। दामोदर घाटी योजना से जल विद्युत तथा बोकारो से तापीय विद्युत भी उपलब्ध हो रही है। तो उपयुक्त जो सुविधाओं ने यहाँ अनेक उद्योगों के विकास में सहायता की है। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थापित हो गया है। जमशेदपुर निजी क्षेत्र का एकमात्र कारखाना है। बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। अब देखिए, परिवहन के साधनों में यहाँ रेल व सड़क मार्ग यहाँ के प्रमुख यातायात के साधन हैं। रेल मार्गों का यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी रेल मार्गों का विस्तार है। प्रमुख रेल मार्ग दोहरे व विद्युत चालित हैं। इसी कारण यहाँ पर भारी उद्योगों का विकास भी संभव हो पाया है। डाल्टनगंज, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। सड़क मार्गों का प्रयोग विभिन्न नगरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। थैंक यू।